अब जानते हैं इसके बारे में, क्यों इसके बारे में चर्चा की जा रही है। वाई इन न्यूज the most important case, without any doubt, the most important case हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेनजीर, रियली सॉरी बेनजीर, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ गर्ल, नाम के हिसाब से, है ना, तो ऊपर नीचे हो तो बता देना। 50 साल 50 साल 50 साल, डेट बताओ। 50 साल है, ये इजी वाली चीजें बता दी। डेट बताओ, डेट बताओ, डेट कब पास हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 240 अप्रैल 24 अप्रैल, वेरी गुड करण, बहुत बढ़िया। 24 अप्रैल 1973 को ये लैंडमार्क जजमेंट आया था। भाई साहब क्या जजमेंट था, इसे मजा ही आ गया, मतलब स्वाद आ गया इस तरीके का जजमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। "50 years ago, on 24th April 1973, the Supreme Court delivered its landmark judgment in the Keshwananda Bharati case versus the state of Kerala." अब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारे सामने आया, क्या इसका बैकग्राउंड रहा। एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। आशुतोष कनेक्टेड हो कि छोड़ के चले गए, दिख नहीं रहे बहुत देर से। अब आती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 की बारी। इसके थ्रू क्या ऐड किया गया था, एनीवन, कोई कुछ बताना चाहेगा। बेसिक फीचर अभी जजमेंट आगे आएगा, वो तो 1973 तो आन दो, अभी तो 1951 में है। पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी बताओ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से क्या आया था। नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल की खास बात क्या, नाइन्थ शेड्यूल की खास बात क्या, कि दैट लॉज इन नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लैंड रिफॉर्म्स के लिए आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये यहां पे क्या किया इन्होंने, 9 शेड्यूल ऐड किया, और 9 शेड्यूल ये कहता है कि किसी भी प्रकार से कोर्ट ऑफ लॉ के उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहां तक कोई डाउट, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि डेवलपमेंट लंबा चौड़ा है, सारा डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। पहले इसमें बताइए कोई डाउट कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया, 9 शेड्यूल आया, और 9 शेड्यूल की खास बात यह कि इसके अंदर कोई भी अगर हमने लॉ डाल दिया है तो उसे इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि यह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। क्लियर, हाँ जी। अब चलते हैं अगले की तरफ। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर इस चीज को चैलेंज किया गया कि साहब इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया जाए, बोला जाए कि ये सही नहीं है। तो कोर्ट ने बोला साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, ठहरा हुआ पानी जल्दी खराब होता है और बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता। तो चेंज इज दी ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। इस दुनिया में अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो है चेंज, चेंज होता रहेगा। तो इट अपहेल्ड, क्या किया इसने, इट अपहेल्ड दी
फर्स्ट CAA 1951। बोला बिल्कुल सही चीज है, ये बिल्कुल सही है। यहां का दैट पार्लियामेंट इज हैविंग लिमिटलेस पावर, having limitless power to amend कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में परिवर्तन लाने की पावर है इनके पास। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस समझ आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोलो यस और नो। समझ आया कि नहीं आया? प्लीज रिपीट। ठीक, यहां पे ये कहा गया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो चेंजेस लाए हैं वो सही हैं, वो बिल्कुल सही हैं। लिमिटलेस पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास, संविधान को परिवर्तित करने की। अब बताइए राजदीप जी, समझ आया कि नहीं आया? राजदीप जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है ना? डन। हाँ, ऐसे बताते रहना है, फिर ऐसा ना हो कि मैं ही थकता रहूं और आपको कुछ समझ ना आए। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, इसके अंदर क्या कहा गया? वापिस यहां पे चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने अपने जजमेंट को फेरबदल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एफआरस, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स वैसे के वैसे रहेंगे, किसी भी प्रकार से अमेंड नहीं कर सकती। तो ये चीज बताई उन्होंने कि जो आर्टिकल 13 में लॉ लिखा है वो आर्टिकल 368 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है वो भी उसके अंदर आएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी इतना किया तो वो उसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आया तो जनसंख्या कम हो रही है ना, तो ये चीज गलत है। कठिनाइयों से डरोगे तो परीक्षा कैसे निकलेगी? परीक्षा छोड़ो, जीवन में कुछ भी कैसे होगा? तो यहां पे क्या बताया कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट चेंज कर पाए। तो ये था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। यहां पे एक चीज समझ के चलनी है कि हमेशा लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों एक दूसरे की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ये चीज आप भी यहां पे देख सकते हो। मैं वापस समझाऊंगा, कंप्लीट समझाऊंगा वापस। ये समझ आया इसके अंदर क्या हुआ? फिर चलते हैं आगे। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा कि आर्टिकल 360, हाँ मैं कर रहा हूं राधा, ठीक है वापस करूंगा मैं, अभी मैं बैकग्राउंड स्टैब्लिश कर रहा हूं, वापस पूरा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब तक नहीं समझ आएगा मैं शाम तक यही हूं। 24th के अंदर कहा इन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को जो है अमेंड किया। फिलहाल इसको भी अगर आप भूल जाएं तो इतना याद रखिए कि इन्होंने कहा कि दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, एनी पार्ट। पार्लियामेंट हर एक पार्ट को जो है अमेंड कर सकती है, और इसको इंसुलेट कर दिया किससे? जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू अबाउट इट।
इसके बाद आया केशवानंदा भारती केस। ठीक, तो अभी हिस्ट्री वापस एक बार समझ ली जाए, कंप्लीट रिवीजन वापस किया जाए हिस्ट्री का, कंप्लीट रिवीजन वापस किया जाए कि समझ आ गई चीजें, आगे चला जाए, रिवीजन किया जाए कि आगे चला जाए? रिवीजन किया जाए, चलिए ठीक। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद आया शंकरी प्रसाद केस, फिर उसके बाद आया गोलकनाथ केस, फिर उसके बाद आया 24th CAA 1971। यही चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना? ये चीज के बारे में डिस्कस किया था। अब यहां पे समझना ये है कि यहां पे झगड़ा होता है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग काम करती है, संविधान को बदलने का काम करती है, और जुडिशरी संविधान को बचाने का काम करती है। तो दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है भार्गव? आर्टिकल 32 उससे बाहर, आर्टिकलों से बाहर निकल जाओ एक बार जो मैं समझा रहा हूं उस पर कंप्लीट फोकस अपना दे दो। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि संविधान को बदलने का अधिकार किसे दिया है? पार्लियामेंट को दिया है, और संविधान को बचाने का अधिकार किसको दिया है? जुडिशरी को दिया है। तो जैसे ही पार्लियामेंट कुछ चेंज करेगा, जुडिशरी को लगेगा कि ये गलत है, तो वो उसे स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसे स्ट्राइक डाउन किया, फिर से लेजिस्लेचर उठेगा और कोई और परिवर्तन लाएगा। ठीक, ठीक है, अभी इस पे फोकस करो जो बता रहा हूं मैं, उस पे वापिस आता हूं मैं। तो यहां पे किया क्या? सबसे पहले लेजिस्लेचर ने यहां पे बिल पास किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू ये कहा कि अब से हम 9th शेड्यूल ऐड करते हैं, जिसके अंदर जो भी लॉज रखे जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएंगे। इसको क्या बोला शंकरी प्रसाद केस ने? कि बोले जी हां बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पावर है पार्लियामेंट के पास, ये बोला इसके अंदर। पर ये स्टैंड बदल लिया जुडिशरी ने अपना जुडिशरी ने स्टैंड कब बदला? गोलकनाथ केस में। जुडिशरी ने अपना स्टैंड बदला गोलकनाथ केस में, और गोलकनाथ केस में उन्होंने कहा नो पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जुडिशरी हावी हो रही है, जुडिशरी को दबाने के लिए क्या आएगी? लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के पास हथियार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहां पे वापस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया लेजिस्लेचर द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया? लेजिस्लेचर द्वारा लाया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा? कि वी कैन अमेंड एनीथिंग। जो गोलकनाथ केस के अंदर कहा जुडिशरी ने कि लिमिटेड पावर है, बोला नहीं, आर्टिकल 13 में जो लॉ है वो लॉ नॉर्मल लॉ है, पर वो लॉ के अंदर आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया संवैधानिक संशोधन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 वोंट बी कंसिडर्ड। ठीक है, कैन अमेंड एनीथिंग, कैन अमेंड एनीथिंग। अब जुडिशरी के ऊपर हावी कौन हो गया? लेजिस्लेचर। यहां तक चीजें समझ आई? राजदीप समझ आया? अब बात आती है केशवानंदा भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा यह कहा गया कि कुछ भी अमेंड किया जा सकता है, अनलिमिटेड पावर है, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाना चाहिए। तो अब यहां पे क्या कहा केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट यहां कहता है यस यू हैव पावर, यस पार्लियामेंट हैव पावर, हैव पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, Parliament have power to amend Constitution, but there will be restriction of basic structure डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वायलेट नहीं होना चाहिए। मूलभूत ढांचा, फेडरलिज्म मूलभूत ढांचा, सेकुलरिज्म मूलभूत ढांचा, राइट्स मूलभूत ढांचा, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सोशलिज्म मूलभूत ढांचा, तो ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संविधान था वो वापस से चेंज हो गया हो। राधा, आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं वापस, तो जो बीच में मैंने पढ़ाया वो आप देख लीजिए एक बार, या फिर वो देखने के बाद कह रही है कि रिवीजन करवाऊं। क्लैरिफाई करें कमेंट में। तो ये थी मूलभूत ढांचे की बात, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंदा भारती केस में कोई डाउट? 13 जजेस की बेंच थी ये, 13 जजेस, 13 जजेस की बेंच थी ये। 7/6 मेजॉरिटी से इसको डिसीजन को दिया गया। कौन सी मेजॉरिटी से? 7/6 की मेजॉरिटी से।